अभी बताइए बॉयज आ रही है सभी को? चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज की जो क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कंडीशंस होंगी जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर कुछ भी डाउट आता है, छोटा सा भी डाउट आता है, तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, आज कुछ क्वेश्चंस मैंने अपडेट किए हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, जो आपको बनने चाहिए। ठीक है, चलिए लाइव आ गए सभी लोग। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 मैंने आपको करने के लिए दिया था। आई होप आप लोग कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ये क्वेश्चन समझ आया क्या? अक्षय कुमार गुड इवनिंग, अर्पित पाटीदार गुड इवनिंग, सोम सोनी हाँ गुड इवनिंग, अनन्या गुड इवनिंग, शैली तिवारी गुड इवनिंग, भास्कर जय हिंद भाई, वैभव उर्वशी, सभी बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग को बन गया? क्या ये क्वेश्चन बन गया? जल्दी से कमेंट करिए। नीतेश पटेल हाँ भाई गुड इवनिंग। ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, इस तरह के दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं आजकल, तो आपको ये बनना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप अपने दोस्तों को देंगे तो कितने भी अच्छा उनको आता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो नहीं बना पाएंगे अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। रोहित धार भाई बताइए, नहीं बना? नीतेश पटेल, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको रेट निकाली, मुझे क्वेश्चन एक बार सेंड कर दीजिएगा आप लोग, है ना। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए ना एग्जाम में, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। रेट के क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं आते हैं, इसलिए मैंने नहीं कराए। बाकी आपको और किसी बुक में कोई क्वेश्चन मिलता है, पेपर मिलता है, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी बुक से, पेपर से ही कलेक्शन करता हूं और आप भी बुक और पेपर ही लगाएंगे, है ना। तो आप क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो आप जरूर सेंड करिएगा, मैं देख लूंगा उसको। अब देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह का पेपर में पूछा जा सकता है, आप इसके लिए तैयार रहिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, उसने दिया हुआ है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या? देखो 2 साल की बात करें तो उसने दिया है CI 2 साल का, CI2। देखो CI अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब ये क्या है, ये सेकेंड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का CI है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो, और ऐसा लिखा तो ये है, ये 2 वर्ष का, ये है 2 वर्ष का, मतलब इसमें पहला वर्ष भी शामिल है। 2 वर्ष का CI, इसका मतलब क्या है, 2 वर्ष का CI। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर CI3, इसका मतलब क्या है, इसमें तीनों वर्ष का है ना, ये 3 वर्ष का CI है। पहला भी इंक्लूड है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, 3 वर्ष का CI। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं CI3, इसका मतलब क्या हुआ, ये केवल 3rd ईयर का है। कौन से साल का है? 3rd ईयर का। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये सेकंड ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा लिखता हूं 3rd ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसा लिखता हूं तो ये 2 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला और दूसरा इंक्लूड है, और ये तीनों साल, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों इंक्लूड है। तो ये बात आप समझ लेना। ठीक है, चलो नीतेश, आपके पास में क्वेश्चन होगा तो मुझे सेंड कर दीजिएगा आज व्हाट्सएप पे, मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है, चलिए देखना होगा कि यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है भाई, इसको प्रोसेस से करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें चाहिए होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला हमें चाहिए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि CI जो तीसरे साल का है माइनस CI, इसमें से हम क्या करेंगे, दूसरे साल का माइनस कर देंगे, अपॉन में क्या करेंगे, CI दूसरे साल का। ये कंडीशन, तीसरे साल का CI माइनस दूसरे साल का CI अपॉन दूसरे साल का CI बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा x² अपॉन में क्या होगा, y, और यहाँ पर x + y। ये कंडीशन होती है, जिसे आप नोट कर लीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा पूरा, कैसे बनता है ये, कैसे आया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कंडीशन होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जहां पर जो y होगा वो होगा r% बराबर क्या होगा, 1/y। मतलब हम ये कह सकते हैं कि r/100 की जगह पे हमने लिया है क्या, 1/y, और 1 + y, या हम कह सकते हैं y
प्लस 1 बराबर क्या है x। x का जो मान है वो क्या है y प्लस 1 है। जहां पर आप यहां पर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में जहां या वेयर जहां पर y प्लस 1 बराबर क्या है x का मान क्या है y प्लस 1 है। और दूसरा मैंने क्या बताया कि r% या ry 100 को हमने क्या लिखा हुआ है 1/y लिखा हुआ है। ठीक है, तो y का मान निकल जाना चाहिए, ये चीज है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई ये चीज आई कैसी है और क्या है और कैसे करना है इसको। क्लियर है? अब देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो मैंने कहा कि भाई इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए CI3 का मतलब 3 साल का, 3 साल का जो CI है वो क्या है ये है, और 2 साल का CI क्या है ये है। तो 3 साल का CI है 381, यहां पर रखेंगे हम 381, और 2 साल का कितना है बोलो 234 बटे में क्या करना है 234 करना है, बराबर क्या होगा यहां पर होगा x² अपॉन में y और x प्लस वाई, यहां पर क्या होगा x प्लस वाई। हमें इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं भाई 381, 11 में 4 का कितना हो गया 7, मतलब यहां पर बचेगा 147, ऊपर बचेगा 147, नीचे होगा 234, बराबर क्या होगा x² अपॉन में y x प्लस वाई। हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो सर ये क्या करे जा रहे हैं, मैं आपको पहले फॉर्मूला यूज करके दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कैसे करेंगे। अगर मैं कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा तो आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं करना, हम छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ें, क्योंकि सब लोग छोड़ रहे होंगे तब आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो देखिएगा अगर यहां से सिंप्लीफाई ये हो जाए, किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 नाम 27, और देखो 3 से काटने पर 30 7 21, ठीक है, और 3 8 24, तो बन क्या गया, ये बन गया है कितना 49, और ये बन गया कितना 78। ध्यान दीजिएगा, तो इसको अगर हम कंपेयर कर दें किससे, इससे, अगर हम इससे कंपेयर कर दें तो कंपेयर करने पर देख लो भाई x² का मतलब क्या है 49 है, x² का मतलब क्या आ गया, x² मतलब आ गया 49। ठीक है, तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा 7, x का मान होगा 7। अगर x का मान 7 है, अगर x का मान 7 है तो इसमें y प्लस 1 में आप पुट कर दीजिए कितना 7। तो मुझे बताओ कि y प्लस 1 7 है तो y का मान कितना है, y का मान है 6, y का मान है कितना 6। तो y का मान अगर 6 है तो आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं बराबर, देखो x² मतलब क्या हो गया, x का मान 7 लिया तो आप कहेंगे भाई ऊपर है 7 का स्क्वायर और नीचे y का मान कितना आया 6। अगर ये 6 है और x का मान कितना है 7 है और y का मान कितना है 6 है, तो आप देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 7 6 13 6 78, बिल्कुल कर रहा है सेटिस्फाई। इसका मतलब y का मान कितना है 6। जब y का मान 6 तो आप यहाँ पर रख दीजिए y का मान, y का मान अगर 6 है तो रेट क्या बन जाएगा 16/3%। 16/3% का मतलब क्या, ये हो जाएगा 16.67 या 66% हम कह सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 16.67%, मतलब आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा सी। ठीक है, बना पाएंगे, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, नोट करिए। बताइए समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन पे स्टार मार्क बना लीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, दोनों क्वेश्चंस जो है टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में तो अभी मैंने नहीं देखा है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब आप खुद ही करके देखना, अब आप खुद ही करके देखना, अब आप खुद ही करके देखना। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको लगाना है, फिलहाल मैं मिटा रहा हूं। अब आप मुझे इसके बाद वाला क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे और ये वाला क्वेश्चन भी करके बताएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले समझा दूं पूरा कॉन्सेप्ट, फिर हम देखेंगे और मुझे लगता है आप लोग कर भी लोगे, सभी लोग। बस वैल्यू ही तो पुट करनी है आपको। ठीक है, वैल्यू ही तो पुट करनी है। वैल्यू क्या पुट करनी है, तो देखो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। ये किस केस के लिए फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है किस केस के लिए, इस तरह के सवालों के लिए है। CI3 मतलब 3 वर्ष के CI में से 2 वर्ष का CI माइनस करना है, यहाँ पर आगे डिफरेंस।
ये स्पेशल केस है 3 और 2 वर्ष के लिए, और किसी में क्वेश्चन नहीं बनता है, और किसी में बन ही नहीं सकता है, बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 साल और 3 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो संभव नहीं है बनाना, ठीक है। जो पेपर में कैलकुलेट हो सकता है फॉर द गिवन टाइम, उसी तरह का क्वेश्चन आता है, बाकी आपसे जबरन के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो चीजें बन सकती हैं वो है। तो ये बना, तो ये फॉर्मूला बन रहा है CI3 माइनस CI2 अपॉन CI2, ठीक है, और यहाँ पर x² और नीचे क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस वाई, जहां पर मैंने आपको क्या बताया कि y प्लस 1 को हम मान रहे हैं क्या x, y प्लस 1 को हमने क्या माना है x माना है, और जो r/100 को हमने माना है 1/y, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, तो रेट का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/y, यहाँ पर 1/6 आ गया, 16 2/3% हो गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं r%, तो r% आपसे पूछा जाएगा। ये दो चीजें मैंने मानी हुई है इस फॉर्मूले में, ठीक है। ऐसा क्यों माना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये बताने वाला हूं कि y प्लस 1 कहां से आ गए, सारी चीजें कहां से आ गई। ये फॉर्मूला स्पेशली है जो आपको यूज करना है इस तरह के क्वेश्चंस में, नहीं तो आप प्रोसेस से करोगे तो भैया सुबह से शाम हो जाएगी और आंसर नहीं आएगा। अब समझ लीजिए जरा, क्या समझना है, देखो समझना ये है कि आपको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे P और यहाँ पर 1 प्लस RY 100 रेज टू पावर क्या होती है n, रेज टू पावर क्या है n, या T भी हम ले लेते हैं, ये अमाउंट है। अब आप जानते हैं अमाउंट होता क्या है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI, यही होता है प्रिंसिपल प्लस CI, और यहाँ पर P है 1 प्लस RY 100 रेज टू पावर क्या है n, ये होता है। अब मैं आपसे कहता हूँ P अगर निकालना, अगर हमें CI निकालना, सॉरी अगर मुझे CI निकालना है तो CI निकालने के लिए P और यहाँ पर क्या है 1 प्लस RY 100 रेज टू पावर n, और माइनस क्या होगा, P इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, CI के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का। मैंने आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको CI का फॉर्मूला नहीं बताया था, तो CI का फॉर्मूला जिन्हें नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस RY 100 रेज टू पावर कितना n होता है, और CI का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P 1 प्लस RY 100 रेज टू पावर n माइनस P, ये होता है CI के। दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आते हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, क्लियर है। तो ये CI का है। CI अब यहाँ पर n की वैल्यू जितनी होगी, n की वैल्यू अगर 3 लोगे ना तो यहाँ पर CI 3 साल का हो जाएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ पर CI 2 साल का हो जाएगा, क्लियर है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं 3 साल का CI निकाल रहा हूँ। कितने साल का, 3 साल का। अगर मैं बोलता हूँ CI 3 साल का निकाल रहा हूँ, तो CI 3 साल का बराबर क्या होगा, P तो होगा ही होगा, और यहाँ पर 1 प्लस RY 100 रेज टू पावर कहाँ तक जाएगा, 3 तक, और माइनस क्या होगा P। ये क्या है, 3 साल का CI। और 2 साल का CI अगर मुझे निकालना है तो CI का फॉर्मूला क्या बनेगा, CI2 बराबर क्या, P 1 प्लस RY 100 रेज टू पावर 2 माइनस P, यही होगा। ये CI3, ये CI2, क्लियर है इतनी बात। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो। ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हमें क्या करना है, मैं आपसे कहता हूं एक काम करिए कि CI3 माइनस CI2 अपॉन क्या करिए, CI2 कर दीजिए, ये कर दीजिए। अगर मैं ये करता हूं तो इनकी वैल्यूज में पुट करता हूं, चलो इसको मिटा देता हूं फिलहाल, थोड़ा सा आगे तक जाएगा, ठीक है। तो CI3 है क्या, तो आप कहेंगे भाई ये P 1 प्लस RY 100। समझने के लिए तैयार हो जाइए, थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन डेरिवेशन बता रहा हूं कि ये कैसे आया। तो जो बच्चे समझदार हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर लेंगे और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 बार बनाएंगे फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना, 2-3 बार बना के देख लो, फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, P 1 प्लस R/100 रेज टू पावर 3 और माइनस क्या हो गया P। मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकता हूँ क्या, ऐसा, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो गया, माइनस। अब 2 वर्ष का हमें क्या करना है, CI क्या है, ये है P 1 प्लस RY 100 का स्क्वायर माइनस P, ये कर दिया, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया।
अपॉन में क्या आएगा 2 वर्षों का सी आई पी, और यहाँ पर 1 प्लस आर वाई 100 रेज़ टू पावर 2 माइनस पी, ये 2 वर्षों का क्या है सी आई। इतना कर सकते हो क्या? हमने ये बना करके इसमें वैल्यू पुट कर दी, बोलो कर लोगे क्या? अब इसके बाद की जो स्टेप है ना वो मैं बना रहा हूं, देखिए इसके बाद, इसके आगे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये ऐसा ही कैसा लिखा रहेगा, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। मैं इसका ब्रैकेट खोल देता हूं, इन दोनों के ब्रैकेट अगर मैं खोल दूं तो क्या बनेगा, P 1 प्लस आर वाई 100 का क्यूब माइनस पी, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा P 1 प्लस आर वाई 100 का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस पी, होगा कि नहीं होगा? अपॉन में क्या रहेगा, तो आप कहेंगे भाई ये रहेगा P 1 प्लस आर वाई 100 का स्क्वायर माइनस पी। बोलो समझ आया? अब मैं आपसे कहता हूँ ये वाला जो P दिख रहा है माइनस का P, देखो माइनस का P और प्लस का P क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इतनी बात समझ पाए? इतनी बात समझ पाए क्या? फटाफट नोट भी करते जाइए, ठीक है। अब इसके आगे, ठीक है, इसके आगे ये यहां पर कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। मैं उसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिएगा कि मेरे पास में क्या बचा है। मेरे पास जो बचा है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, है ना। मेरे पास में क्या बचा है, ये बचा है P, देखो 1 प्लस आर वाई 100 का क्यूब, ठीक, माइनस P 1 प्लस आर वाई 100 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में बचा है, देखो यहां से क्या P कॉमन आ जाएगा, यहां से P कॉमन, इस वाले टर्म में से P कॉमन, इस वाले टर्म में से P कॉमन, तो P अगर हम बाहर ले लें तो यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। ब्रैकेट लगाया और यहां पर क्या होगा 1 प्लस आर वाई 100, ठीक है, नीचे वाला टर्म लिख रहा हूं, और माइनस देखो यहां पर ये हो गया स्क्वायर और माइनस का 1, ये बनेगा, ठीक है। यहां पर क्या है 100, देखो मैंने यहां से P बाहर ले लिया, ये आ गया, तो यहां पर इतना पोर्शन बचेगा, इस पे स्क्वायर लगाया, और यहां से P चला गया तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, यहां पर 1, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसमें भी P कॉमन लेना है, ऊपर वाले टर्म में भी क्या करना है, P कॉमन लेना है, ठीक है। तो जो अगला स्टेप बनेगा ना वो मैं कहां लिख रहा हूं, P कॉमन लेकर के यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं P कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचेगा ऊपर 1 प्लस आर वाई 100 का क्यूब बचेगा, और माइनस P वहां से भी चला गया तो क्या बचेगा 1 प्लस आर वाई 100 का स्क्वायर बचेगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में है P तो बाहर ऑलरेडी खड़ा है, और यहां पर अपॉन में क्या बचा है, तो ये बचा है 1 प्लस आर वाई 100 का स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है, ये बचा है, समझ गए। अब देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या होने वाला है, ऊपर भी P बाहर खड़ा और नीचे भी, तो P से P कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में अब मुझे एक बात बताइए, क्या ऊपर हम यहां से 1 प्लस आर वाई 100 रेज़ टू पावर 2, 1 प्लस आर वाई 100 रेज़ टू पावर 3, यहां पर 3 बार है, यहां पर 2 बार है, 2 बार बाहर आ जाएगा तो 1 बार यहां पे बच जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं यहां से बाहर लीजिए क्या 1 प्लस आर वाई 100 का स्क्वायर, दोनों में से बाहर आ गया, दोनों में से बाहर आ गया, इन दोनों में से बाहर आ गया, तो बचा क्या, यहां तो ये पूरा चला गया, तो यहां पर एक ही बचेगा, यहां पर एक बचेगा, और यहां पर ये एक बार बचेगा, एक बार क्या बचेगा 1 प्लस आर वाई 100 बस बचेगा, केवल एक बार, और यहां पर क्या बचेगा 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो गया माइनस का 1, तो ऊपर ये बन गया, ऊपर ये बन गया, और नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, तो नीचे आप ध्यान से देखिएगा, नीचे आप ध्यान से देखिए, आपको पता होगा, आप जानते होंगे सभी बच्चे, क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आप जानते हैं, आप कहेंगे भाई a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, सभी को पता है इसके बारे में। तो यहां पर मैं कहता हूं, देखो ये लिखा हुआ है 1 प्लस आर वाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 है, इस पर अगर मैं स्क्वायर लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसे तोड़ लो भाई उसी तरीके से, कैसे करोगे, तो आप कहेंगे भाई ये बनेगा 1 प्लस आर वाई 100, ये a हो गया, प्लस b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक पद तो ये बनेगा, और दूसरा पद क्या बनेगा, माइनस बनेगा, क्या बनेगा 1 प्लस आर वाई 100 माइनस 1, ये बनेगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना।
मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, आप ध्यान से समझिए। मैंने कहा सपोज करिए कि यहां पर आपके पास में लिखा हुआ है 1 + RY 100 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करो तो 1 ही रहेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं a + b। ये a है पूरा, ये वाला a है और ये क्या है? b है। तो 1 + RY 100 ये क्या हो गया? a, और b क्या होगा? ये वाला 1। तो a + b हो गया, एक बार बनेगा a - b। तो a का मान क्या? 1 + RY 100 और -b, ये बनेगा। तो ये a + b, a - b। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या? इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, मतलब इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं। यहां पर देखो, ये जो लिखा हुआ है, यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां लिख सकता हूं मैं इसको 1 + RY 100 + 1, और यहां पर क्या? 1 + RY 100 -1। ऐसा कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान से देखिए, क्या 1 + RY 100 -1, 1 + RY 100 -1 यहां पर ये सेम है क्या? बिल्कुल है सेम। ये कट गया, सेम है क्या? ये कट गया ना। इतना जल्दी से छापो कॉपी में, फटाफट छापिए। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट करिए। इसका आंसर कब आएगा? बिल्कुल आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आ ही रहा है। अब मैं ये सब मिटा रहा हूं यहां से, ये मिटा दूं क्या? बिल्कुल, ये क्वेश्चन फॉर्मूले से, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होगा, इस मेथड से भी हो जाएगा। यहां पर वैल्यू आप पुट करना शुरू कर दो, बात समझ रहे हो? यहां पर वैल्यू आप पुट करना शुरू कर दो, यहां पर CI3 रख देना, यहां पर CI2 रख देना, यहां पर CI2 रख देना, और फिर ये ऐसे ऐसे करते सॉल्व करते चलना। 1 दिन 2 दिन में आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नहीं तो मैंने आपको बताया कि भाई क्या करना पड़ेगा, वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, अब मैं ये सब मिटा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो चीजें बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेंगी। अब मैंने आपसे कहा हमारे पास फाइनल निष्कर्ष क्या आ गया, तो हमारे पास फाइनल निष्कर्ष ये आ गया भाई, देखो यहां पर इसी के बराबर चल रहा था। ये जब इसी के बराबर चल रहा था तो ऊपर क्या बचा है? ये बचा है 1 + RY 100 का स्क्वायर बचा है, और नीचे क्या बचा है? नीचे क्या बचा है? 1 और 1 2, क्या बचा है? 2 + RY 100 बचा है। इतना आ गया। सब कुछ सॉल्व करने के बाद हम इतनी चीजें बना पाए या यहां पर पहुंच पाए। अब बात समझना, मैं आपसे कह रहा हूं एक काम करिएगा। क्या करिए कि यहां पर मैंने आपसे कहा था कि RY 100 को मैं मान रहा हूं क्या? 1/y। अगर मैंने माना है 1/y, तो मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर हो जाएगा 1 + RY 100 की जगह 1/y, यहां पर होगा इसका स्क्वायर, अपॉन में क्या? यहां पर 2 है, और यहां पर क्या होगा? 1/y। ये हो गया कि नहीं हुआ? हो जाएगा। अब मैं आगे अगर सॉल्व करता हूं तो देखिएगा, y × 1 क्या होगा? y + 1, ऊपर बन गया y + 1/y, इसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया? y और 2 कितना हो गया? 2y + 1/, में क्या? y। ये हो गया। बोलो समझ आया? अब मैं आपसे कहता हूं एक चीज और माननी। एक तो हमने ये मान लिया, एक चीज और क्या माननी है? एक चीज ये माननी है कि हमने मान लिया y + 1 को क्या मान लिया? हमने सपोज कर लिया x है, y + 1 की जगह पे क्या रख दें? हम x रख दें। तो अगर हम x रखते हैं यहाँ पर, तो ऊपर क्या आएगा? बोलो, y + 1 मतलब x, और नीचे क्या हो गया? y। तो देखो, अगर ऐसा कभी लिखा हो आपके सामने कि x/y, या ऐसा लिखा हो m/n का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x/y बनेगा, तो दोनों पर स्क्वायर लगा तो हम एक एक पे, हर एक पे स्क्वायर लगा सकते हैं।
ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सर्ट्स इंडाइसिस में आपने पढ़ा होगा करणीय एवं घातांक में। मैं कहता हूँ y+1 को क्या लिख दें हम, यहाँ पर लिख सकते हैं x/y का होल स्क्वायर। तो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। और नीचे देखो 2y+1 है, जहां पर लिखा है क्या 2y+1, इसका मतलब क्या है y एक बार, फिर क्या है y+1, y कितने 2y और +1, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा x रख दूंगा। तो x रख दूंगा तो बताइए क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे भाई ये हो जाएगा y+x या x+y हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया x+y आ जाएगा, यहाँ पर x+y और यहाँ पर हो जाएगा y। तो देखो y से एक बार y चला जाएगा, एक बार y चला जाएगा। तो फाइनल निष्कर्ष क्या निकलेगा, फाइनल निष्कर्ष निकलेगा कि CI3 - CI2 अपॉन CI2 बराबर, देखो ऊपर क्या है, आप कहेंगे भाई x² है, अपॉन में क्या है बोलो एक y बचा, और नीचे इसके नीचे क्या है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर बचा है x+y, ये बचा है। अब यहाँ से अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वाला y नीचे आ जाएगा, ये वाला y नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा x² अपॉन में y और यहाँ पर x+y, जो फॉर्मूला मैंने बोला था वही आ गया है। ठीक है, जहाँ पर क्या है y+1 का मान है x के बराबर, ठीक है, और r/100 क्या है 1/y, तो बन गया ये फॉर्मूला। बिल्कुल पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा ऐसे। तो हो गया प्रूफ, जल्दी जल्दी उतारिए। और एक दो बार करके देख लेना तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, बड़े क्या नोट करिए तुरंत। देखो वैसे मैं हर कभी फॉर्मूला बताता नहीं हूं, लेकिन जहां पर आवश्यक है तो भाई पेपर तो निकालना है ना, चाहे फॉर्मूले की हेल्प से हो, मतलब साम दाम दंड भेद, हर चीज आपको आना चाहिए। जहां जिससे काम पड़े उसका काम लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखो हम ये बना पाए, क्या चीज बना पाए कि इस क्वेश्चन के लिए हम ये बना पाए कि भाई CI3 - CI2 अपॉन क्या CI2 बराबर क्या x² अपॉन y और x+y, इतना सा तो है। अब आप खुद जानते हो ये फॉर्मूला याद रखने के साथ ही साथ क्या याद रखना है कि y+1 बराबर होगा x और r/100, मतलब रेट परसेंट जो होगा वो किसके बराबर लेना है 1/y के बराबर। y का मान बस निकालना है आपको। y का मान निकालने के लिए पहले x का मान निकलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई इसमें रखा हमने, तो यहाँ पर ऊपर बना है 147 और नीचे आया कितना, नीचे कितना आया 234, ये आया था। इसमें वैल्यू रख के 147 और नीचे कितना है 234 है, और यहाँ पर क्या है x² और यहाँ पर क्या है y x+y, यही है। अब मैं आपसे कहता हूँ भाई इसको जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करा तो कितने से हो गया 3 से कट गया, ये 3 से हमने काट दिया तो 3 चौके 12 और 3 नाम 27, 3 से काट दिया 30 7 21 और 3 8 24, ये बना। इसका मतलब ये आ गया 49 और ये आ गया कितना 78। अब आपको पता है कि भाई x² अपॉन में क्या y और x+y, तो आपको पता है ये कितना है 7 का स्क्वायर है, ये कितना है 7 का स्क्वायर है, मतलब x का मान तो 7 आ गया। जैसे ही x का मान 7 आ गया तो मैं आपसे कहता हूँ 7 यहाँ पर रख लो, तो आपको पता है 1 जब माइनस होगा तो y का मान कितना होगा 6। अब आपको सेटिस्फाई करना हो तो सेटिस्फाई करना, यहाँ पर सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे यहाँ पर आ जाना। y का मान कितना है 6, तो 1/6, 1/6 मतलब कितना 16.67% हमारा रेट का परसेंटेज आ गया। ठीक है, बना पाएंगे। अब आपको चेक करना, आप चेक कर लीजिए। मैंने कहा y का मान कितना है 6, तो यहाँ पर 6 रख दो, और x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 6। तो अब आप देख लो क्या ऐसा नहीं आ रहा है 49/,
78 आ रहा है ना, तो बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। हमेशा ऐसा ही वेरीफाई होगा 3 साल 2 साल के केस में जब ये बनेगा। सर आपका सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है फिर भी आप प्रूफ करते हैं, आपने कैसे की इतनी तैयारी? नीतीश ये एक दिन की मेहनत नहीं है यार, 2013-14 से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और हर एक चीज़ जब तक मैं पढ़ता हूँ जब तक मैं सीख नहीं जाता उसे पूर्णता जड़ में नहीं पहुँच जाता मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। मतलब ये कहाँ से आया कैसे बना हर चीज़ में जानने की कोशिश करता हूँ। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप भागो मत अपने सब्जेक्ट से, आप उसमें डीप में जाओ ना, चीज़ों को खोजो। और मुझे अच्छा लगता है किसी भी चीज़ के बारे में जब मैं जान लेता हूँ मुझे पूरी तरह आ जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई हम चीज़ें कुछ कर पाए। मतलब मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, मैं बायो का होने के बाद इतना जानता हूँ कि मेरे सामने कोई मैथ्स का बंदा अगर खड़ा होगा ना तो उसको भी 4 बार सोचना पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, और जितना प्रूफ मैंने अपने मैथमेटिक्स में कराया ना, यहाँ पर आप कंपैरिजन कर लेना, आप कंपैरिजन कर लेना किसी भी नेशनल टीचर से, आप कंपैरिजन कर लेना, आपको पता चल जाएगा भैया कि आपके जो सर हैं वो किसी से कम नहीं बैठते। ठीक है, अब चलिए भाई फटाफट से अगला सवाल कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 52, ये वाला सवाल कर दीजिए तुरंत। देखिए किसी निश्चित धनराशि पर 2 साल और 3 साल के सीआई चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 600 और 938 है। तो मैंने कहा भाई 938 माइनस कितना 600 बटे में कितना 600 बराबर कितना x स्क्वायर अपॉन में y x प्लस वाई। मुझे y का मान निकालना है जल्दी से, तो मैंने कहा ऊपर बन जाएगा 338 बाई कितना 600 और यहाँ पर क्या हो गया x स्क्वायर और यहाँ पर y x प्लस वाई। क्लियर है? अब यहाँ से सिंप्लीफाई करिए, कितने सिंप्लीफाई हो जाएगा, जल्दी से सिंप्लीफाई करिए। हाँ सर क्यूरियोसिटी तो जानने की है पर कोर्स को देखकर डर लगता है। डर मत लगाओ भाई, इतना सब कुछ एग्जाम डेट तक कैसे पढ़े। अब मेरी बात समझिए, जो बच्चे एग्जाम की डेट को लेकर के चलते हैं ना उनको सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। मेरा जो कोर्स है ना वो एग्जाम की, ये जो स्पेशल कोर्स है ना वो एग्जाम की डेट के हिसाब से कभी नहीं चलता है। मैं चाहता हूँ आप मैथमेटिक्स सीखें। आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि भाई 30 दिन के बाद आपका एग्जाम है आप सब कुछ सीख जाओ, तो भाई मैथमेटिक्स उस चिड़िया का नाम नहीं है कि जो तुरंत की तुरंत चीजें बन जाए। ठीक है, एग्जाम में आपका डर आप पे हमेशा हावी हो जाता है, वो आपका पेपर कभी निकलने ही नहीं देगा जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं बन जाते ना। जिस इमारत की जड़ें मजबूत नहीं होती ना वो कभी भी हिल जाती है, कभी भी हिल जाती है, थोड़ा सा भी जर्क लगेगा हिल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो चीजें मजबूत अगर होंगी, आज का एग्जाम नहीं है, अरे भाई एग्जाम डेट अभी आप देखने लगे, एग्जाम की डेट आ गई। इतने समय से आप लोग क्या कर रहे थे? और लॉकडाउन में हमने आपसे कहा था कि नहीं कहा था? भाई आप समय रह के आप पढ़ाई करिए, मैं तो नहीं रुका ना, मैं तो नहीं रुका। मैंने हमेशा ये बोला कि भाई आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम की डेट कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा। बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही है कि एग्जाम डेट के लिए बैठे रहते हैं, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तभी भागेंगे। मतलब यहाँ भारतीय लोगों के साथ यही समस्या है कि जब तक कुत्ता पीछे नहीं भागता ना आदमी दौड़ता ही नहीं, मतलब ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं? तो मेरा कंसर्न यही है कि भाई हमेशा ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्ट आपने पकड़ा है ना, आजकल पेपर का जो लेवल है ना वो ऐसा नहीं रह गया कि आप कुछ भी पढ़ लोगे और जरा में चीजें हो जाएंगी। हल्के फुल्के पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो लेवल हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो चीजें हम कवर कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि पेपर में जाके आपको तकलीफ ना हो। तो तकलीफ आपको अगर दूर करनी है मेरे भाई तो आपको अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये चीजें इतनी जल्दी कवर तो नहीं होंगी, लेकिन जितनी चीजें आप उसको अच्छे से करिए ना, और मॉक टेस्ट पे काम करिए। आप एक्स्ट्रा टाइम में मॉक टेस्ट पे काम करिए। आप जिस भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं उस फॉर्मेट का मॉक टेस्ट लगाना बहुत आवश्यक है आप सभी के लिए।
क्योंकि मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आप पेपर में चले जाओगे तैयारी करके, आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो गया, सब्जेक्ट स्ट्रांग होने के बाद भी आप पेपर में चले जाओगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद में पेपर देखकर ही आपको पसीने छूटने लग जाएंगे। आपको हैबिट ही नहीं है क्वेश्चन पढ़ने की कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे पढ़े, क्वेश्चन को स्किप कैसे करें, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। तो साथ ही साथ ये पढ़ने के साथ साथ आपसे सभी से बहुत बार बार मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग टेस्ट सीरीज पर जरूर काम करिए। टेस्ट सीरीज पर काम नहीं करेंगे तो आपका पेपर नहीं निकलने वाला। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखिए, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे निवेदन है कम से कम प्री के 300 टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे, कम से कम 300 टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे, तब जाके चीजें होंगी। और 300 टेस्ट लगाएंगे तो 300 टेस्ट में जितना भी मैथ्स आएगा वो पूरा मैथ्स आपको आना चाहिए, 300 टेस्ट में जितना भी जीएस आएगा वो पूरा जीएस आपको आना चाहिए, जितना इंग्लिश आया उसके एक एक वर्ड आपको रटे हुए होने चाहिए, एक एक मीनिंग, एक एक वन वर्ड, एक एक इडियम फ्रेज रटे हुए होने चाहिए, जितना रीजनिंग आया उसके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब ये थॉरोली आपको 300 टेस्ट लगाने हैं। इसके बाद जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया 6 महीने तो आपको टेस्ट लगाते लगाते चीजों को समझने में लग जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ भी 200 से 300 टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे बैंकिंग में। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भैया एनटीपीसी के लिए आपको कम से कम नहीं तो इतने ही 150 से 200 टेस्ट आपको लगाने हैं। 150 से 200 टेस्ट जब तक नहीं लगेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं कम से कम 50 टेस्ट की कुर्बानी तो ऐसी ही चली जाती है, पता नहीं चलता, आपको टेस्ट लगाने नहीं आएगा, इनको कैसे लगाया जाता है, कैसे एनालिसिस करा जाता है, हर एक चीज समझ जाती है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप भैया टेस्ट पे काम करिए, साथ ही साथ आप इसके चक्कर में मत रहिए कि सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। भाई साहब यहाँ से सिलेबस कंप्लीट होगा आपका और वहां से आप भूलना शुरू हो जाएंगे। तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता जीवन में, इंसान जीवन में पूरी चीजें कभी नहीं सीखता, सीखने का दौर कभी खत्म नहीं होता। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप मेरी बात को समझिए। अभी आप कंपाउंड टेस्ट पे चल रहे हैं, अगर आपने टेस्ट लगाए हुए होते ना तो आपको पता रहता कंपाउंड टेस्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सर ने जो पढ़ाए वो तरीके अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट में जो क्वेश्चंस बने हैं आज तक आपके पेपर में, आपने टेस्ट में लगाए होंगे, हाँ सर ने ऐसे क्वेश्चंस करवाए, इनसे हमारे टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको आइडिया लगता। अभी आपका अप्रिसिएशन मिल ही नहीं पाता क्योंकि आपने टेस्ट लगाए नहीं, आपको पता ही नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि आपके फॉर्मेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो पता तब चलेगा जब आप टेस्ट लगाएंगे। अच्छा, आज सुबह मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, सर वो पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। और पढ़ाई मन नहीं लग रहा है तो क्या हो रहा है कि सर हम कैसे पढ़े, मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ 15-20 मिनट कोई क्लास देखता हूँ या वीडियो देखता हूँ, मन उछड़ जाता है, मन नहीं करता पढ़ने को। तो मेरा कंसर्न एक मन नहीं लगेगा भाई, आपको आप उद्देश्य विहीन जिंदगी जी रहे हो, आपको पता नहीं भाई आपको करना क्या है। सुबह आप पढ़ने बैठते हो, दोपहर में आप पढ़ने बैठते हो, शाम को आप पढ़ने बैठते हो, आपको पता नहीं आपको पढ़ना क्या है। तो ये तो आपने कोर्स लिया इसलिए आप पढ़ रहे हो, आपका पैसा लगा हुआ है, आपका पैसा जहां पर नहीं लगा आप पढ़ने का मन ही नहीं करता। दूसरी बात ये कि आप क्यों पढ़ो, तो अगर आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो चुकी है, सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आप मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो जब मॉक टेस्ट आपने लगा लिया या टेस्ट आपने लगा लिया तो भैया टेस्ट लगाने के बाद मान लीजिए मैथ्स में आपको 10 क्वेश्चन नहीं बने तो आपके पास ये उद्देश्य आ गया ना 10 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के नहीं बने, तो उन चैप्टर का हमें रिवीजन करना है। यहां से पढ़ने का आपको तरीका मिल गया ना कि भाई 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर के छूट रहे हैं तो आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, अब आपको पता चल गया कि मुझे ये पढ़ना है। इसके बाद इंग्लिश की हम बात करें, मान लीजिए इंग्लिश में सपोज करिए कि आपको जो है वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो है ऐसे जो आपके छूट रहे हैं, या क्लोज टेस्ट आपका छूट रहा है, नहीं बन रहा है, या आपका मान लीजिए वन वर्ड नहीं बन रहा है, या आपका ईडियम नहीं बन रहा है, तो आपको पता चलेगा भाई मुझे इस चीज की तैयारी करना है इंग्लिश में, ये सेक्शन मेरे छूट रहा है, या ग्रामर में यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। रीजनिंग की बात करें, सपोज करिए रीजनिंग में मान लो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाए या सिलोजिस्ट में आपको नहीं बन पाए, तो आपको पता चल गया टेस्ट लगाने से भाई ये वाला चैप्टर मेरा वीक है, इसमें मुझे मेहनत करनी है। ऐसे जीएस में कोई चीजें छूट रही है, हिस्ट्री के क्वेश्चन छूट रहे हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन छूट रहे हैं, आपको पता चल गया कि भाई ज्योग्राफी हमें पढ़नी पड़ेगी या हिस्ट्री हमें पढ़नी पड़ेगी। तो टेस्ट सीरीज से पता चलता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में जो बॉल आपसे छूटती है ना तो आपको पता चल जाता है ये वाली बॉल जो है मैं हिट नहीं कर पाता, इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से आपको यहां भी चीजें करनी पड़ेंगी तब जाके चीजें बनेंगी, अदरवाइज नहीं बनने वाली। मैं हर एक बच्चे से बोलता हूं अगर आप टेस्ट नहीं लगाओगे तो जीवन भर पछताओगे, ध्यान रखना। आज ये बात मैं बोल रहा हूं, आप याद रखना, और हमेशा ये बात आपको जीवन में याद आएगी। जिन बच्चों को पेपर निकलेगा उनको भी याद आएगी और जिनका पेपर नहीं निकलेगा उनको भी याद आएगी। क्लियर है? आपने लाइफ में पहली बार बायोफील्ड के मैथ्स के टीचर को देखा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर अभी तक प्रूफ पूछे ऑफलाइन क्लास में तो सर बोलते हैं कि प्रूफ नहीं आते हैं एग्जाम में। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल,
वर्ल्ड कप में सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारे वनडे में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, तभी सिलेक्शन होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको एग्जाम में बैठने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए बहुत सारे वनडे टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। उसमें जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तब जाके आप वर्ल्ड कप पे फतेह हासिल कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। फुल लेंथ टेस्ट भी लगाना है और उसके बाद में जिस चैप्टर में आपको दिक्कत जा रही उसका क्विज अगर आपको कहीं से मिलता है तो वो क्विज भी लगाइए, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 से काटने पर 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ठीक है, 2 ना बट रहा 169 आ गया और नीचे कितना आ गया बोलो 300 आ गया। अब ध्यान रखिए ये आ गया। अब ये करने के बाद मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पर क्या है 13 का स्क्वायर, मतलब x का मान कितना हो गया बोलो 13, और ये क्या है, ये है y प्लस 1, इसका मतलब ये कितना है बोलो 12, ये है 12। अगर ये 12 है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर है y की जगह पे कितना 12 और यहाँ पर 13 प्लस 12, 25 इंटू 12 कितना होता है बोलो 300 होता है। इसका मतलब y का मान कितना है 12। अगर y का मान 12 है तो रेट क्या होगी 1/y, मतलब 1/12, और 1/12 मतलब 1/3%। इसका मतलब क्या हो जाएगा 8.33% हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये रहा आंसर, क्लियर है। हर्ष कुमार, टेस्ट में आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा बेटा, एकदम से टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा। जब 6-8 महीने आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता चलेगा हमें चीजें कैसे मैनेज करनी। हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं क्वेश्चंस में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे शुरुआत में जो आप नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करने का ऑप्शन रहता है वहां पर, आप देखिएगा ध्यान से, वहां मार्क करने का ऑप्शन आएगा, उसको मार्क करके आप आगे बढ़िए, उनको बाद में सॉल्व करा जाता है। आप चिपके रहोगे क्वेश्चन से, अरे भाई आपकी जिंदगी में बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जो चिपकू टाइप के होते होंगे, जो आपका टाइम वेस्ट करते होंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। आपका टाइम आपको बचाना है तो ऐसे मित्रों से दूर रहिएगा। इसी प्रकार से पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो चिपकू टाइप के होते हैं, हम उसमें लग जाते हैं, 2, 3, 4, 5 मिनट खपा देते हैं, उसके बाद हमें लगता है हमने फालतू टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन से आप बिल्कुल दूर रहिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, या तो आखिरी में छूट ही जाएंगे या तो टाइम बचेगा, सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कम से कम उनकी वजह से दूसरे क्वेश्चन पे तो असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बड़े चलिए आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, ये तो बन ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1200, मतलब तीसरे वर्ष के लिए CI थर्ड, ये तीसरा वर्ष है, ओनली तीसरा वर्ष, ठीक है। चौथे वर्ष का दिया ही नहीं, और CI फॉर 5th ईयर उसने दिया है कि तीसरे वर्ष के लिए CI कितना है 1200 है। इसके जस्ट बाद, एक वर्ष के बाद यहाँ पर कितना है नहीं पता, और इसके जस्ट बाद एक वर्ष का गैप है, यहाँ पर कितना है बोलो 30,000 है, कितना है 30,000 है। तो उसने क्या पूछा है, चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार है ना, तो आपको पता है जीपी में होता है, जीपी में होता है ना, मतलब यहाँ पर रेशो क्या होगा सेम होगा, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव दो टर्म्स का। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप यहाँ से रेशो बनाएंगे कि k बटे में कितना 1200 बराबर होगा कितना 30,000 बटे में k। तो हमें चौथे का निकालना है, तो k का स्क्वायर बराबर 12 तिया 36 00 00 00। तो यहाँ से k का मान कितना होगा 6 निकल आएगा, और 6 जीरो की जगह कितने आएंगे 3 जीरो, तो क्या आ गया बोलो 6000 आंसर हो गया। अभी भी नहीं बनेगा तो फिर बहुत तकलीफ होगी मेरे को, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको चुल्लू और पानी में डूब जाना चाहिए। बोलो बनेगा? इजी नहीं है ये भास्कर, ये इजी नहीं है। आप लोग को लगने लगा है इजी, आपको लग रहा है इजी। यही क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में हम आपको दे देते ना और कॉन्सेप्ट नहीं समझाते, आपको बताते नहीं, तो आपको बहुत टफ लगता है, आप कर नहीं पाते क्वेश्चन कि कैसे होगा। ठीक है, बड़े चलिए
क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। बताइए, अब ये क्वेश्चन मेरे खुद के टेस्ट में आया था, जब मैं टेस्ट लगा रहा था। 4 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन पर अगर देखा जाए तो साधारण ब्याज पर मूलधन 12% बढ़ जाता है। उसने कहा 4 वर्षों में, देखिए प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। प्रिंसिपल माना हमने क्या है 100 है, तो 4 वर्षों में 12% बढ़ जाता है मूलधन साधारण ब्याज से, मतलब कितना हो जाता है 112। इसका मतलब हम कह सकते हैं 12% बढ़ रहा है, मतलब 12 रुपये बढ़ रहा है। तो कितने वर्षों में बढ़ रहा है? 4 वर्षों में बढ़ रहा है। इसका मतलब एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे भाई 3। कितना बढ़ रहा है? 3%। तो यहां से एक वर्ष का मान आ गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर मूलधन 12% बढ़ जाता है, मतलब 100 से 112 हो जाता है अमाउंट। ठीक है, साधारण ब्याज इतना बढ़ जाता है, मूलधन पे 12% बढ़ जाता है, मतलब 12 बढ़ जाता है, इतना हो गया। तो 12 बढ़ रहा है 4 साल में, तो 1 साल में 3 बढ़ा, मतलब 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद में क्या बोला? तो 2 वर्षों के अंत में, तो 2 वर्षों के अंत में समान ब्याज दर पर, मतलब इसी रेट पर यदि यह वार्षिक रूप से संयोजित होता हो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, 3% रेट पर सीआई लगाना है 2 वर्षों के लिए, तो 20,000 रुपए पर प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मतलब ये प्रिंसिपल दिया है, रेट ये है, तो 2 वर्षों के बाद में आपको अमाउंट बताना है क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का रेट आ गया 1 साल का। अब यही रेट सीआई में भी रहेगा। यही रेट अगर सीआई में रहेगा तो हम ये कहेंगे भाई प्रिंसिपल और अमाउंट। 3% का मतलब क्या? 3% का मतलब क्या? तो आप कहेंगे 3% का मतलब है 3 ब्याज कितने पर? 100 पर। कैसे? सीआई से। तो पहले वर्ष में हम कहेंगे भाई 100 पर 3 ब्याज कितना हो गया? 103। फिर अगले वर्ष भी यही होगा, 100 पर कितना होगा बोलो? आप कहेंगे 3, तो 103। तो यहाँ से अमाउंट 2 वर्षों में कितना बना है? 10,000। यहाँ पर कितना बना है? 3 तिया 9, 3 और 3 6, 10609 है ना। 3 तिया 9, 09 हो गया, 3 और 3 6, 106 09। क्लियर है? ये बनेगा 3% से। अब मैंने कहा भाई इसकी जगह प्रिंसिपल कितना दिया उसने? प्रिंसिपल इसकी जगह पे दिया है कितना? इसकी जगह पे कितना दिया? 20,000 रुपये दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कितना दी? 20,000। तो हम कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 2। 1 की वैल्यू अगर 2 है तो इतने की वैल्यू क्या होगी? तो इतने की वैल्यू होगी इसकी दोगुनी, इसकी दोगुनी। दोगुना करेंगे 9 दूनी कितना हो गया? 18, 6 दूनी कितना हो गया? 12। ठीक है, और यहाँ पर 2 एकम 2, 21 218, 21 218। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? क्वेश्चन कई प्रकार के घुमा करके बनाता है। अब समझ नहीं आया होगा शायद। देखो साधारण ब्याज से अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल इंक्रीज हो जाता है 12%, मतलब 12% प्रिंसिपल बढ़ जाता है। तो बढ़ने के बाद क्या अमाउंट बनेगा? तो 12% प्रिंसिपल बढ़ रहा है कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में तो एक वर्ष में प्रिंसिपल कितना बढ़ेगा? 3%। मतलब क्या हुआ? 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल का। अब 1 साल का 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट में, तो यही रेट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में लेनी है ना। और 2 साल में 20,000 रुपए पर हमें क्या बताना है? 2 साल में 20,000 रुपए पे अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है। तो ऐसे अगर नहीं करना है तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे? तो हम कहेंगे भाई प्रिंसिपल है कितना? 20,000 रुपए, और रेट है कितना? 3%। कितने पर? 100 पर। तो हमें कहेंगे 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 103। तो 1 साल में 103/100, अगले साल फिर इस पर लगेगा 103/100। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 103 इंटू 103 कितना हो जाएगा? 10609, और 2 वहां पर बचा, इंटू 2 कर दिया तो कितना हो गया बोलो? 18, 12 और 2, 21 218। ये आपका आंसर बन गया। अब बोलो क्लियर है? आ गया ना सभी को? अगले सवाल पे आ जाएं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सवाल पे।
क्वेश्चन नंबर 55। ये जो सवाल है एक बच्चे ने भेजा हुआ है बिहार से, अपने बैच में है कुणाल कुमार करके, उसने सवाल पूछा हुआ था, किसी ने शायद उसको भेजा होगा या कहीं से मिला होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको मजे आ जाएंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। जितना भी सीआई पड़ा है पूरा का पूरा सीआई लगा दो भाई इसमें, लेकिन करके बताओ। थैंक यू सो मच शुभम, बिल्कुल श्योर। बताइए भाई, क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और कैसे इसका आंसर निकलेगा। बताइए। देखो, एक निश्चित राशि पर 8 वर्षों के लिए सीआई 400 और 16 वर्षों के लिए सीआई 1300, तो 20 वर्षों के लिए सीआई क्या होगा ये हमें बताना है। शायद डी आंसर होगा। ठीक है, कर पाएंगे। अब बात समझिए, जो क्वेश्चन है ना वो इस तरह से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, ध्यान दीजिए। मैं आपसे कहता हूं भाई क्वेश्चन है इस तरह से कि ये 3 वर्षों वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। यहां पर ये पी है, ठीक है। जो यहां पर फर्स्ट ईयर होता है ना, यहां पर क्या है 8 साल। जो यहां पर सेकेंड ईयर है ना, यहां पर होगा 16 साल। और जो यहां पर थर्ड ईयर होता है ना, यहां पर होगा 24 साल। 24 साल। बात समझना गहराई से, ठीक है, गहराई से। यहां पर इंटरेस्ट का जो रेट है ना वो हर 8 साल में, ठीक है, 8 साल में क्या होता है, कंपाउंड होता है। ये कॉन्सेप्ट बनेगा। यहां पर ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा यहां से। 8 साल में ऐसा हो रहा है, देखो 8 साल में, फिर 16, फिर 24, तो ये हो गया 8 साल को हम यूजुअली समझ सकते हैं 1 साल के बराबर, ये 2 साल के बराबर, ये 3 साल के बराबर, ठीक है। मतलब अगर 8 से हम काट दें तो देखो 8 से हम काट दें तो 8 एकम 8, ठीक, 8 दूनी 16, 8 तीन क्या हो गया 24। समझ पा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फिलहाल लिख देता हूँ क्या 8 साल के लिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या 16 साल के लिए, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या 24 साल के लिए, 24 साल के लिए, ठीक है, ये है। अब उसने कहा है कि भाई 8 वर्षों में जो सीआई आया है, तो यहाँ पर तो भाई पहली बार आया है सीआई, तो ये 400 होगा। ये पहली बार जो आता है वो क्या होता है, एसआई भी होता है। पहली बार जो आता है वो क्या होता है, एसआई भी होता है। तो जो अगली बार आया 16 वर्षों में, देखो भाई 8 वर्षों का ये होगा, 16 वर्षों का ये पूरा होगा, और 24 वर्षों का ये पूरा होगा सीआई। समझ रहे हैं? अरे बोलो, समझ आया कि नहीं? 8 वर्षों का केवल इसके नीचे होगा, 16 वर्षों के दोनों को मिलाकर के होगा, 24 वर्षों के तीनों को मिलाकर के होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये 8 वर्ष का, ये ओनली अगर हम बात करें तो इन 8 वर्षों का यहाँ पर, इन 8 वर्षों का यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो आया 8 वर्ष का, ये दोनों को मिलाएंगे 16 वर्ष का, ये तीनों को मिलाएंगे 24 वर्ष का, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 20 वर्षों के लिए निकालना है। समझ पा रहे हो? तो मैंने आपसे कहा कि जो पहली बार जो आता है पहले वर्ष में या पहले टर्म में जो आता है वो क्या होता है, ऐसा ही होता है 400। अगर ये 400 यहाँ पर है तो पहली बार यहाँ भी 400 आया होगा, पहली बार यहाँ भी 400 आया होगा। ये बात तो क्लियर है। अब मुझे पता है कि भाई 8 वर्षों में जो सीआई है वो कितना है, 400 है, लेकिन 16 वर्षों में कितना है, 1300। तो 1300 में से देखो 4 4 800, तो बचा कितना, 500। यहाँ पर कितना हो गया, 500, 4 4 800 और 500 1300। तो ये सब मिलाकर के अगर आप देखोगे 16 वर्षों का है, और 16 वर्षों कितना है, बोलो 1300 है, और 8 वर्षों कितना है, 400 है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? बोलो। ठीक, तो ध्यान देंगे, यहां पर कितना है 400,
यहाँ पर कितना 400, तो यहाँ भी कितना 400, यहाँ पर कितना बोलो 500, यहाँ पर 500। तो मुझे बताइए यहाँ भी कितना होगा 500, यहाँ भी कितना होगा 500। ठीक है, बात को समझना। आपको पता है 3 3 1 चलेगा। अब आप रेट पकड़िए, रेट क्या होगी तो आपको पता है इस पर ये इंटरेस्ट है, इस पर ये इंटरेस्ट है, मतलब 500 इंटरेस्ट है कितने पर 400 पर। इसका मतलब क्या हुआ 5/4, कितना है 5/4। जो रेट परसेंट है ना वो कितनी है बोलो 5/4। अगर 5/4 है ना मेरे भाई, तो मुझे बताइए इसका नीचे यहाँ पर जो जाएगा इंटरेस्ट वो क्या जाएगा 5/4 जाएगा। तो 500 का 5/4 कितना होगा 625 होगा, कितना होगा 625 होगा। तो ये सब मिल गया। अभी रेट 100% से ज्यादा है भैया, रेट 100% से ज्यादा है। ठीक है, कितना है 125% है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि भाई ये है, देखो ये है 8 साल का, ये अगले 8 साल का। तो हम कह सकते हैं भाई इतना तो हमारे पास आ ही चुका है, कितने 16 सालों का। लेकिन ये 8 सालों का है, ये कितने सालों का 8 सालों का। ये जो इंटरेस्ट आया कितने सालों का है बोलो 8 सालों का। तो 8 साल का जो इंटरेस्ट आया है, जो 8 साल का इंटरेस्ट यहाँ पर आया, 8 साल का इंटरेस्ट बताओ कितना है। तो आप कहेंगे 5 5 10 और 14 और 6 20, 2025 है। तो केवल 4 साल का निकालो, 4 साल का कितना होगा, मतलब इसका आधा कितना होगा 1012.5। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ नहीं, हमें 24 पे जाने नहीं है। मतलब हमें अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 24 पे आएगा, लेकिन हम केवल 4 जोड़ेंगे, मतलब इतना तो हमारे पास 16 साल का है। तो 16 साल का इंटरेस्ट जो है वो है कितना 4 4 8 और 5 1300 इतना है। और अगले 4 सालों का इंटरेस्ट कितना आया, तो आपके पास आया 1012.5 आया 4 सालों का। तो कितना हो जाएगा बोलो 12.5 तो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा 23। तो 23 12.5, 2312.5 ये आपका आंसर है। समझ आया? हिल जाओगे अगर पता नहीं होगा तो। क्लियर है? सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाए हैं। इसके बाद भी अगर आपको सीआई नहीं बनेगा ना तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अच्छे से मेहनत करना, रिवीजन 3-4 बार कर लेना, तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और आपको मजा आने लग जाएगा। आपको बेहतरीन मैथमेटिक्स बनेगी। बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। तुक्का एकदम निशाने पर लगा है आपका। ठीक है भाई, YouTube पर से एक वीडियो देखना तुक्का मारने का बेस्ट तरीका। ठीक है, इतना तो हमारे मैथ्स की वीडियो कोई नहीं देखता जितने जो है व्यूज उसको मिले हुए हैं। तुक्का मारने का बेस्ट तरीका। लोग कैसी कैसी बातें सर्च करते हैं यार, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, अगर 30 वर्ष की बात करता तो आप 24 के बाद 32 पे जाते और 32 पे जाने के बाद फिर जो है 8 साल का निकलता, वहां से 2 साल का लेते और कर लेते। ठीक है, 2 साल का आप माइनस कर देते। ठीक है, बढ़िया, 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए भाई कुछ मजेदार क्वेश्चंस पे। उसी बच्चे ने कुछ और सवाल भेजे थे मुझे, कुछ नए सवाल थे, तो उस पर रिसर्च करने के बाद मैं पूरा डेटा तैयार करके लाया हूँ। कुछ नई चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट में आई हैं जो आपके काम में आ सकती है, जिनसे क्वेश्चन बनने लगा है आजकल। एक क्वेश्चन नंबर 56 है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से। बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने किसी भी प्रकार का सवाल छोड़ा नहीं है सीआई में। जितना लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछ सकता है वो पूरी की पूरी चीजें मैंने कवर करवाई है ना। बस ये है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, अपने आप में विश्वास दिलाना है आपको कि भाई आपको चीजें बन रही कि नहीं बन रही, या आप सीख पाए उतना कि नहीं सीख पाए। क्वेश्चन ये कह रहा है पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 50% चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लगाया जाता है, जिसमें वह दोगुनी से अधिक हो जाएगी। बिल्कुल 2 साल। ठीक है, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 50% सीआई का जो रेट है उस पर पैसा लगाया जाएगा, जिसमें वो दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रेट लिखना है। रेट क्या है बोलो, तो रेट है 50%।
50% का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे भाई 1/2, 2 पर 1 इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए प्रिंसिपल और यहाँ पर लिख लीजिए अमाउंट। एक साल में 2 से धनराशि कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। एक साल में 2 से 3 हो जाती है। हमें क्या चाहिए, धनराशि। पूर्ण वर्षों की संख्या बतानी है, कम से कम कितने वर्ष लगेंगे जिसमें ये धनराशि दोगुने से ज्यादा हो जाए। तो मुझे बताइए एक साल में क्या दोगुनी से ज्यादा हो रही है, नहीं, हो ही नहीं रही, दोगुनी से ज्यादा नहीं हो रही। क्लियर। अब हम कहेंगे भाई ठीक है भाई, अगर मैं यहां से 2 साल की बात करता तो मैं इसी में 2 गुणा कर दूं सीधे। 2 साल की बात करता, 2 दूनी कितना बनता, 4 और 3 तिया कितना बनता, 9। एक साल में प्रिंसिपल ये और एक साल में अमाउंट ये, और 2 साल में प्रिंसिपल ये और 2 साल में अमाउंट ये बनेगा। तो मैंने देखा यहां से कि भाई ये देखो आप कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, 4 दूनी 8 और 8 से 1 ज्यादा 9 आ रहा है, तो दोगुने से ज्यादा आ रही। तो हम ये कह सकते हैं केवल 2 बार करना पड़ रहा है। मतलब हमने ये कर दिया, देखो पावर 1 करने पर होता है 1 वर्ष, पावर 1 करने पर होता है 1 वर्ष, पावर 2 लेने पर कितने हो गए, 2 वर्ष। इसका मतलब ये कितना बन गया, यहाँ पर बन गया है 4 और यहाँ पर कितना बन गया, 9। तो हमें कह सकते हैं भाई दोगुने से ज्यादा है, मतलब वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो पूर्ण वर्षों की संख्या कम से कम कितनी है, 2 लगेगी, जिसमें प्रिंसिपल जो है दोगुने से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, बना पाओगे? तो इस तरह का एक सवाल आपको मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आइए। बताइए 57, पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लगाया जाता है, जिसमें वह दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। देखो यहां पर कितना दिया उसने रेट, उसने दिया 30%। 30% का मतलब क्या होगा, 3/10, 10 पर कितना, 3 ब्याज। तो प्रिंसिपल और अमाउंट पहले साल 10 से कितनी हो जाएगी, 13, पावर 1 है मतलब 1 वर्ष में हुआ ही। क्या दोगुना हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर कितना होगा, पावर 2, पावर 2 मतलब कितना, 100 बन जाएगा, है ना, और यहाँ पर बन जाएगा 169। तो क्या दोगुना हुआ, इससे ये दोगुना हुआ, नहीं हुआ। फिर हम आए किस पे, बोलो, पावर 3 पे। अगर पावर 3 पे जाएंगे तो पावर 3 करने पर कितना बनेगा, 1000, और पावर 3 करने पर कितना बनेगा, 13 की पावर 3 कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 2197। तो मुझे बताइए इसका अगर हम दोगुना करें, इसका अगर दोगुना करें तो दोगुना से ज्यादा निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, तीसरे साल में ऐसा हुआ तो हम कहेंगे भाई जो वर्षों की संख्या है पूर्ण वर्षों की वो कितनी है, 3 वर्ष बनेगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? बोलो। अगली क्लास से टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, बना पाओगे? मजा आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अभी आगे और मजा आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन आपको शीट दोबारा से मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें ऐड करके, ठीक है। लैंग्वेज में घुमा दिया है बिल्कुल। देखो पूर्ण वर्षों की कम से कम संख्या जिसमें 42/6/7%, 42/6/7% रेट से, मतलब कितना, 3/7, 7 पर 3 इंटरेस्ट एक साल में पैसा लगाया जाता है, जिसमें वह धनराशि 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी। 3 गुना से ज्यादा चाहिए, 3 गुना से ज्यादा। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या है, अमाउंट। 7 रुपए कितने हो गए, 10 हो गए। एक साल में, 2 साल में प्रिंसिपल बनेगा 49 और ये बनेगा कितना, 100। तो यहाँ पर मुझे बताइए 3 गुना चाहिए, 3 गुना से ज्यादा। जब 3 गुना से ज्यादा चाहिए तो 7 7 49 और 10 दाम 100। तो 2 गुना 49 दूनी कितना हो गया, 98। 2 गुना से ज्यादा तो हो गई। लेकिन हम आगे और जाएं,
हमें चाहिए 3 गुना से ज्यादा। तो मैंने कहा भाई 49 हो गया, अब 7 की पावर 3 कितना बनेगा 343 और ये कितना बनेगा 1000, ये बनेगा 1000। अब मुझे बताइए क्या इसका ये 3 गुना है? नहीं है, 3 तिया 900 और 4 तिया 12, मतलब अभी भी ये 3 गुना नहीं है, 3 गुना से कम है। हमें क्या चाहिए 3 गुना से ज्यादा। क्या चाहिए भाई 3 गुना से ज्यादा। तीन गुना से ज्यादा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाना पड़ेगा, मतलब फिर 7 की पावर 4 मतलब कितना होगा, बोलो 2401। 7 की पावर 4 बनता है 2401, है ना, 7 गुना कर देना। यहां पर कितना बनेगा बोलो 10,000। अब मुझे बताइए 24 तिया 72, ठीक है 7203, मतलब ये उससे ज्यादा है, 3 गुना से ज्यादा हो गया। 3 गुना से ज्यादा हो गया इसका मतलब 1 वर्ष 2 3 4 वर्ष। तो पूर्ण वर्षों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, कम से कम 4 वर्ष तो चाहिए 3 गुना से ज्यादा होने के लिए। समझ आया? अरे बोलो। तो ये तो छोटे छोटे सवाल हैं जिनमें वर्षों की संख्या हम आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए 5 6 7 8 तक चला जाए तो फिर तो बत्ती गुल हो जाएगी, फिर तो कर ही नहीं पाओगे आप। उस केस में कैसे करोगे, 10 साल 15 साल 18 साल 16 साल ऐसा आ जाए, फिर क्या करोगे? ठीक है, अब आइए भाई एक तगड़े सवाल पे आइए जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस बार जो है सीजीएल प्री में पूछा गया, और ऐसा ही सवाल जो है बैंकिंग में ही पूछा गया। मतलब इस पैटर्न पे भी सवाल आए हैं जो हम कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस कॉन्सेप्ट से आए हैं। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये सवाल भी आ चुका है, तो आपको ये बनना चाहिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है यहां पर ना, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो, और बैंकिंग में आप एफडी कराते होगे, फिक्स डिपॉजिट, तो एफडी कराने आप जाते होगे तो वहां पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करते होगे, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा भाई 6% चल रहा है। कितना चल रहा है 6%। तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो 2 लाख कितने दिनों में हो जाएंगे, 2 लाख कितने दिनों में हो जाएंगे? आपके मन में ऐसा प्रश्न आता होगा कि भाई 1 लाख रुपए अगर मैं जमा करूं तो 2 लाख मुझे कब मिल जाएंगे, कितने समय मिल जाएंगे इस रेट से। तो ये बैंकिंग सेक्टर के पर्पज से एक एवरेज, एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन देने के पर्पज से ये सवाल बनाए गए हैं, जो कि पेपर में अभी तक नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब ये पेपर में आया हुआ है, तो आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है कि 2 गुना कराना है धनराशि को, 3 गुना कराना है, 4 गुना कराना है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बनना चाहिए। इसमें आंसर एग्जैक्ट कभी भी नहीं आता है, इसमें आंसर हमेशा अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, हमेशा आंसर जो है अप्रॉक्स आएगा। अब मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए कि भाई क्या आंसर बनेगा। एनीवन, कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है इस सवाल को जल्दी से? अंतिम समय चल रहा है, 5-7 मिनट 10 मिनट और लगेंगे और आपका सेशन खत्म हो जाएगा। कमेंट करके आंसर बताइए। कितने वर्षों में 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपए की राशि दोगुनी हो जाएगी? 800 रुपए में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, राशि को क्या करना है, दोगुना करना है। अब देखिए क्या होता है, अगर हम बेसिक तरीके से जाएं इसको सॉल्व करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 800 रुपए, और रेट कितना है, तो आपके ये रेट है यहाँ पर 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। और अमाउंट कितना चाहिए, हमें चाहिए अमाउंट 1600, दोगुना करना है। ठीक है, तो मैंने कहा अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट बराबर होता है P1 + RY 100 रेज टू पावर क्या n या t कह सकते हैं। मैंने कहा अमाउंट कितना चाहिए, अमाउंट चाहिए 1600, अमाउंट चाहिए 1600। प्रिंसिपल कितना है बोलो 800, और 1 + R कितना है, आप कहेंगे 9/100, 9/100। तो वर्षों की संख्या में निकालनी है। वर्षों की संख्या में निकालनी है। अब मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं
तो यहां से इसको काट दो, कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। ये 2 बार चला गया, ठीक है। 2 बार जाने के बाद में मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यह है 2 बराबर, वहां पर देखिए क्या है 1 प्लस आर वाई 100 रेज टू पावर क्या है, ये बन रहा है। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे क्या? मतलब आर का मान यहां पर कितना है? बोलो 9 है, यहां पर 9 रखा हुआ है। इसके आगे क्या करोगे? कर लोगे सॉल्व? जो बच्चे, हाँ बताइए, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं मुझे बताइए एक बार कि क्या किया। देवाशीष क्या होगा बताओ, कैसे होगा? अंजलि 9.806 कैसे होगा? यहीं रुक गए आप तो। चलो इतना कर चुके, अब आगे देखिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता, सपोज करिए कि 10% रेट है, 10% रेट है और टाइम निकालिए, ठीक है। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? प्रिंसिपल सपोज करिए कितना है? 1000, ठीक है। और अमाउंट आपको चाहिए कितना? 2000, मतलब दोगुना चाहिए। क्या चाहिए? दोगुना चाहिए। और ब्याज की दर कैसे लगेगी? सिंपल इंटरेस्ट से। कैसे लगेगी? सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट केस में आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो हम ये कहेंगे भाई कि देखिए सिंपल सी बात है कि रेट इनटू टाइम बराबर हमें चाहिए 100। हमें चाहिए क्या? 100%। बात समझ पा रहे हैं? रेट इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए? RT% जो है 100 होना चाहिए। कैसे? मैंने कहा रेट कितना है? 10% और टाइम चाहिए हमें 10, तो कितना हो गया बोलो? 100%। अगर 100% होगा तो ब्याज हमें 100% चाहिए। ब्याज हमें 100% चाहिए तो हम ये कहेंगे कि भाई प्रिंसिपल कितना है? आप कहेंगे भाई 1000 और SI है कितना? 100%। अगर SI 100% लगेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 पे 1000 ही लगेगा, कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000। तो ये क्या बन गया? अमाउंट। तो यहां से हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट केस में कि जब भी हमें धनराशि दोगुनी करनी होती है तो R इंटू टी बराबर हम 100 लेते हैं, है ना। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 100% बन जाना चाहिए, 100 बन जाना चाहिए। अगर ये 5 दिया है तो ये कितना होगा? 20 होगा। अगर ये 4 दिया तो ये कितना होगा? 25 होगा। अगर ये बोलो 8 दिया तो ये कितना होगा? 12.5 होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में ये कॉन्सेप्ट चलता है R इंटू टी बराबर क्या होगा? 100। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करें? बताइए। अगर हमें दोगुनी करनी है धनराशि, मतलब प्रिंसिपल तो रहेगा इसके अंदर, तो 1000 ब्याज, 1000 पर 1000 ही ब्याज लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये ब्याज जो है इसका कितना है? 100% है। तो R इंटू टी क्या बनना चाहिए? 100%। तो 10% रेट दिया है, 10 का गुणा कर दो, 10 दाम कितना हुआ? 100। 100% बन जाएगा। तो वर्षों की संख्या T मतलब क्या हो जाएगा? T मतलब हो जाएगा 10। तो यहाँ पर T हमें 10 साल चाहिए। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं कि भाई यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है क्वेश्चन में उसने। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है मेरे भाई, तो अब आप क्या करोगे? अब हमें ये करना पड़ेगा कि भाई इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या? देखो ध्यान दीजिए, 2 बराबर यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और 109, 109 बटे में कितना? 100 रेज टू पावर n। ये बनेगा। मैंने कहा इसको हटाओ तो यहां पर ये लग जाएगा, और ये लगने के बाद में 2 बराबर 1.09 रेज टू पावर क्या है? n। रेज टू पावर क्या है? इतना कर लोगे। अब इतना करने के बाद देखिए इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि अब आ गया है आपके सिलेबस में क्या? लॉगरिदम। अब आ गया है लॉगरिदम। लॉगरिदम आ गया है, और लॉगरिदम आने के बाद में
इसमें आपको टेलर्स एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए 11th-12th में या बीएससी में, या आपने पढ़ा होगा बीई में, ठीक है, वो सब चीजें। तो उतना हमें उसमें जाना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि पेपर में आया है तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि वहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, ना तो आपको लॉग टेबल मिलेगी कि भाई आप लॉग टेबल में देखो और झांको और आप तुरंत जो है मैच करके आंसर निकाल दो। तो अब हम क्या करें, देखो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना पड़ता है, नेचुरल लॉग लेना पड़ता है। अगर दोनों तरफ मैं लॉग ले लूँ तो लॉग यहाँ पर क्या होगा, log 2 बराबर, यहाँ से देखिएगा log यहाँ पर 1.09 रेज़ टू पावर n, ठीक है, ये मैंने नेचुरल लॉग लिया। तो अब क्या होता है, लॉग का एक रूल होता है, जैसे कि अगर हम देखें log a की पावर सपोज करो n है, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, n log a, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है कि मतलब ये पावर जो है हम आगे रख सकते हैं, अगर आपको पता है, आपने कभी पढ़ा है तो, ठीक है, n log a बराबर log a रेज़ टू पावर n। क्लियर है? जब आप ये अप्लाई करोगे तो यहां से होगा क्या, यहां से होगा क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे कहता हूं जो प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी, कि यहां पर log a की पावर n बराबर n log a, मतलब n हम आगे ले आए तो log 2 इक्वल्स टू n इंटू log यहां पर 1.09, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए हमें n का मान निकालना है, तो n का मान अगर हम निकालें तो log 2 अपॉन में log ब्रैकेट में 1.09। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालिएगा, निकालने के बाद log ब्रैकेट लगा करके 2 डालिए उसमें और log 1.09 लिखिए, तो आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा ये वाला। अब ये चीज जो है विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं होगी या विदाउट लॉग टेबल के सॉल्व नहीं होगी, ध्यान रखना, कभी भी नहीं होगी, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब ये तो आप भी नहीं कर सकते, ये हर बार मैं ऐसे तो करूंगा नहीं और आप भी नहीं करेंगे, तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट और अप्रोक्सीमेशन मेथड होती है, जो एक अंदाजे से हम उसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, जिसको मेजर करके हम कुछ ऐसी वैल्यूज रख लेते हैं जिसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो पेपर में हम अप्रोक्स आंसर मार्क करेंगे, हमें कभी कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना तो टेलर्स एक्सपेंशन पे जाना है, ना ही लॉगरिथम पे जाना है, ठीक है। तो ये तो मैंने तरीका बताया, लेकिन हमें ये सब चीजें नहीं करनी। अब ये सवाल हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या किया है, हमेशा ध्यान रखिए मैंने क्या किया है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि वर्षों की संख्या हमें निकालनी है, यहां पर होगा डबल करना है, तो यहां पर क्या होगा log 2, और यहां पर रेट जो होगा ना, रेट जो बनेगा यहां पर होगा log, जैसे रेट अगर है मान लीजिए 1%, तो 1% का मतलब क्या बनेगा, आप कहेंगे 1/100, 1/100 का मतलब क्या बनेगा 1/100, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, यहां से हो जाएगा 1.01, तो हम यहां रखेंगे 1.01 और इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी इसे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो ये सब मैंने सॉल्व करके मैंने एक चार्ट बना दिया है, आपको एक चार्ट बना दिया, पहले आप उससे समझ लो, उससे हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो आगे हमें ध्यान रहेगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हाँ, ये स्पेशल केसेस हैं जो आपके काम में आएंगे। कैसे, देखिएगा यहां पर कुछ स्पेशल चीजें हैं जो मैंने लिखी है, स्पेशल केसेस की मैं बात करता हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा, अगर स्पेशल केस में सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो हमेशा डबल अगर हमें करना है प्रिंसिपल को, तो हमें r इंटू टी क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, r इंटू टी क्या करना पड़ेगा, 100 लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। r इंटू टी बराबर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर r का मान दिया है, सपोज करो उसने दिया है 25% है, तो वर्षों की संख्या कितनी बनेगी, 4 बनेगी, 25 चौके 100% बन जाएगा, ठीक है। बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट के केस में 25% रेट से धनराशि कितने समय में दोगुने के बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे भाई 4 वर्षों में हो जाएगी, समझ आ रहा है। इसी प्रकार से कभी बोल दे
कि भाई 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5% से 20 वर्षों में क्या हो जाएगी, 20 पंचे 100 हो गई, मतलब 100 रुपये ब्याज बन जाएगा, तो 20 वर्ष लगेंगे टी का मान, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। इसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट में जो स्पेशल केस है, पहले मैं आपको एक केस बता देता हूं, फिर इसका हम केस स्टडी कर लेते हैं कि भाई हमने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा हम कैसे लेकर के आ गए, ये अंदाजा हमने कैसे लगा दिया। एक होता है डबल के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपको रूल याद रखना है, डबल के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में R इंटू टी बराबर आप रखेंगे क्या, 72, ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्या रखेंगे आप, 72। अगर दोगुनी करने को बोलते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि भाई R इंटू टी आपको कितना लेना है, बोलो 72 लेना है। अगर 3 गुना करवाए धनराशि को, अगर धनराशि को क्या करवाता है, 3 गुना करवाता है, ठीक है, तो R इंटू टी आपको क्या करना है, 114 करना है, क्या करना है, 114। R इंटू टी का मान क्या लोगे आप, 114 लोगे, समझ आया। ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, ये चीज आप अपने पास नोट कर लीजिए, यही आपके काम में आएगी। अदरवाइज साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर के बैठे रहना, वहां पर मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते सॉल्व। अगर आप ये याद कर लोगे तो आप अपना क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, चीजें बनाते हुए ले जाओगे, ठीक है। जिसको पता होगा वो कर लेगा, जिसको नहीं पता होगा वो एक दूसरे का मुंह ताकरा होगा, इसको कैसे करें, सर ने तो ऐसा बताया नहीं, हालांकि मैं बता रहा हूं, इसके पहले के किसी बैच में नहीं बताया। और अगर 4 गुना करने का बोलेगा तो R इंटू टी बराबर हम क्या यूज करेंगे, 144, क्या यूज करेंगे, 144, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो स्पेशल केस बनता है रेट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, R इंटू टी डबल के लिए कितना होगा, 72, ट्रिपल के लिए क्या होगा, R इंटू टी 114 होगा, और क्वाड्रुपल मतलब 4 गुना करना है तो R इंटू टी बराबर 144 आपको याद रखना है। अब ये आया कैसे है, अब ये आया कैसे, ये हमें देखना है। अब ये आया कैसे, इसको हमने अप्रोक्सीमेट किया है। देखो ये पूरी टेबल बना करके लाया हूं, आज दिन भर से मैं इसी पर काम कर रहा हूं। बच्चे ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे कि सर ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस में मुझे बड़ी दिक्कत जा रही है, आप इसका कुछ ना कुछ निजात बताइए, ये सब चीजें हो कैसे रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरा मैं करके लाया हूं। देखिए हमको इससे एक बात का अंदाजा लगाना है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है ये देखना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है क्या, देखो रेट परसेंट मैंने लिया है 1%, यहां पर 2%, यहां पर 3%, यहां पर 4%, यहां पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18 और नीचे है 24, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रेट परसेंट मैंने लिए हैं जिनका हम अध्ययन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और एक अंदाजा लगाते हैं हमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने कहा अगर मैं 1% रेट रखता हूं और इसमें n की वैल्यू निकालता हूं, n की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो n बराबर मैंने आपको बताया दोगुना करना है, तो दोगुना करने के लिए log 2 अपॉन क्या होगा, log यहां पर क्या होगा 1 प्लस r/100, ये चलेगा। अब मैं इसमें अगर 1% रखता हूं तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा ये वैल्यू, देखो ये बनेगा log 1.01, ये बनेगा। इसकी वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से और इसकी वैल्यू आप करोगे, जब आप सॉल्व करो तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 69.66 ईयर्स, क्या आएगी 69.66 ईयर्स। और यहां पर मैंने आपको क्या बताया, यहां पर बताया r इंटू टी बराबर कितना 72, क्या बताया मैंने, r इंटू टी बराबर 72। अगर मैं इसमें रखता हूं, देखो अगर मैं इसमें रखा तो मेरा आंसर ये आएगा, और मैं इसमें रखता हूं r इंटू टी बराबर कितना 72। R मैंने 1% लिया तो 1 इंटू टी बराबर कितना है 72, तो t का मान कितना आ गया 72। तो मेरा आंसर यहां से कितना आ रहा है 72 आ रहा है, जो कि क्या है थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है और वो कम आ रहा है, ठीक है। कितना अप्रोक्स हुआ है, हम ये कह सकते हैं 70 के आसपास आया, यहाँ पर 2 ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर 2 कम आ रहा है। लेकिन ये ज्यादा निकट आंसर क्या है, ये वाला है, ज्यादा निकट आंसर ये है क्योंकि हमने ये इससे निकाला है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, लेकिन इससे हमारा क्या बन रहा है 72 बन रहा है। वैसे तो अगर देखें तो इसका नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो होता है वो होता है 69.3 होता है, मतलब ये वैल्यू हमें यहां पर रखनी थी, लेकिन 72 हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसके फैक्टर्स ज्यादा बनते हैं, फैक्टर्स ज्यादा बनते हैं तो इससे क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चंस कम आते हैं। बात समझ पा रहे हैं, तो ये नाल लेकर के हमने क्या लिया है 72 लिया। अब 72 को हम और चेक करते हैं, पहले मैं पूरी केस स्टडी करवा दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर आपको पेपर में कैसे मार्क करना है, किस तरह से आप टिक करोगे, कौन सा वाला आंसर होगा, क्योंकि बहुत बाजू बाजू में आंसर भी आए हुए हैं क्वेश्चंस में, ठीक है।
अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर 2% रेट लेता हूँ और इसी फॉर्मूले में इसी में वैल्यू रखता हूँ 2%, यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो मेरा आंसर आता है 35.002। मैंने 3 पॉइंट तक लिया है, 35.002 आता है 2% पे, क्या आता है, इतना आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, देखो r इंटू टी में r का मान कितना रखा 2 और t का मान निकालना है, बराबर कितना है 72, तो मेरा t कितना आया, t आया 36, तो यहाँ पर कितना आया 36 आया, यहाँ पर 36 आया, यहाँ पर कितना है 35.002 आया। बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया, जब 3% लिया तो यहां पर आंसर क्या बन रहा है 23.449, यहां पर कितना आ रहा है बोलो 24 आ रहा है। तो लगभग हम आसपास पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल पहुंच पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं है ना? अगर मैं 4% रखता हूं, अगर मैं 4% रखता हूं तो मेरा आता है 17.672 लॉग से सॉल्व करने पर, और यहां पर आ रहा है क्या 18 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अगर रेट में कितना रखूंगा 4% रखूंगा तो 17.672 और यहां पर कितना होगा 18 ईयर होगा। क्लियर है? यहां पर जो है 17.672 ईयर्स होगा, सॉरी परसेंटेज बोल दिया मैंने, क्लियर। और वहां पर क्या होगा 18 होगा। अब 5% लिया तो कितना आ गया 14.206 और यहाँ पर कितना रहा 14.4 आ रहा है। हम लगभग पास पहुंच रहे हैं। इसके बाद मैंने 6% लिया, जब मैंने 6% लिया, यहाँ पर 6% लिया तो 11.895 और यहाँ पर कितना रहा है 12 आ रहा है। देखो यहाँ पर हम 12 के निकट पहुंच गए, यहाँ पर 12 पे ही आ गए। अब देखिएगा 7% लिया तो यहाँ पर 10.244 और 10.2 मतलब 1 अंक जो है ना, 1 अंक मतलब ये वाला जो सिंगल डिजिट है ये मैच करने लग गया, यहाँ पर मैच कर रहा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 8% जब लिया तो 9.006 आ रहा है और यहाँ पर एकदम से 9 आ रहा है। मतलब कहने का अब हम लगभग पहुंच गए बराबरी पे। अब यहाँ पर देखो 9% लिया तो 8.043, जब हमने 9% अभी जो क्वेश्चन में आया ना वो कितना आया 9% आया, तो कितना 8.043 हमारा आंसर आया था। देखेंगे किसी बच्चे ने आंसर किया था इतना आंसर है, और यहाँ पर कितना आ रहा है बोलो 8 आ रहा है। कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 10% लिया तो 7.272 और यहाँ पर 7.2, ये पूरा लॉग से मैंने सेट किया है, पूरा लॉग से मैंने सेट किया और यहाँ पर ये पूरा सेट किया। अब हमें इसमें केस स्टडी क्या करना है, हमारा आंसर तो एग्जैक्ट आ ही नहीं पाएगा, आगे पीछे हो रहा है। अगर ज्यादा आसपास आंसर को हम कैसे मार्क करेंगे, वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या देखिए, यहां से आप एक बात नोटिस करेंगे जो हमारे काम की है, जो हम अप्लाई करेंगे कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं भाई आर टी बराबर 72 अगर हम यूज करते हैं डबल के केस में, तो हमें आंसर कैसे टिक करना है पेपर में, आंसर कैसे टिक करना है। ठीक है, देखो कैसे टिक करना है। मैं आपसे कहता हूं, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन ये था हमारा, अगर मैं इसमें लॉजिक लगाऊं डबल के केस में, मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया है कि r इंटू टी, ध्यान से समझना, r इंटू टी बराबर कितना 72 मैंने लिया। अब उसने का रेट कितना है 9%, अगर मैं यहाँ पर 9 रख देता हूँ, 9 रख देता हूँ 72, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा 9 8 72, मतलब टाइम कितना आ गया 8 साल आ गया। कितना आ गया 8 साल। तो क्या 8 साल यहाँ पर ऑप्शन में है, आप कहेंगे 9.806 है, यहाँ पर 9.052 है, यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 10 है। एक आंसर ये आ रहा है, लेकिन ये आंसर कैसे हम मैच करें। कल को मान लीजिए ऐसा आ जाता कि 7.921 ऐसा आ जाता, फिर आप कहते सर ये लगभग, तो इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है और इसके बगल में ये भी है, अब हम कैसे मार्क कर दें इसको, बताओ कैसे मार्क करोगे। तो मैं आपसे कहता हूं अब ये चीज हमें समझनी, ये जो ट्रायल मैं कर रहा हूं, यहां पर देखिए क्या ट्रायल कर रहा हूं, ये जो चीज है ना, मैंने आपसे कहा r इंटू टी बराबर 72। अब आपको ध्यान से देखना है कि देखो भाई यहां पर जो हमारे पास n मतलब वर्षों की संख्या आई है और यहाँ जो है वर्षों की संख्या आई है, ये n मतलब यहाँ और यहाँ भी ये t मतलब n ही है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, 72 से छोटा आ रहा है। यहाँ पर देखो अगर इससे निकालता हूं, इससे निकालता हूं और इससे निकालता हूं, तो इसके केस में यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ा। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये छोटा है, 36 से छोटा है। यहाँ पर देखो ये छोटा है, 24 से छोटा आया। यहाँ पर देखो 18 से छोटा आया। यहाँ पर देखो 14 से छोटा आया, 14.4 से 14.2 आया। यहाँ पर आप देखिए 12 से क्या हो गया, 12 से छोटा आ रहा है। हम कहाँ पहुंच गए, 7 पे पहुंच गए। अब 7 पे पहुंचने के बाद अब देखिएगा कि यहाँ 7 पर पहुंचने के बाद ये वैल्यू जो है
10.285, यहाँ पर 10.244, ये भी छोटा है। लेकिन इसके जस्ट बाद से आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पर ये साइन पलट रहा है, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या आ गई, बड़ी आ गई। नोटिस करना, क्वेश्चन मार्क करने में पेपर में आपको बहुत जो है निकट वैल्यू दे देगा और आपका आंसर यही सही कराएगा, यही सही कराएगा। यहां से पलट गया और यहां पर देखिए इस केस में इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है। आप कंपेयर करके देखिए, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब इसके बाद ये बड़ी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट परसेंट अगर 7 है, रेट परसेंट ऐसा कह दिया मैंने कि रेट परसेंट अगर 7 से सपोज करिए छोटा है, 7 के नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए या 7 आ जाए, देखो रेट परसेंट 7 से कम आ जाए या 7 आ जाए तो कम वाला आंसर लगाना है आपको, कम वाला आंसर लगाना है, कम वाला आंसर होगा, कम वाला आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? 7% से कम अगर रेट दी गई है, 6% दी है, 4% दी है, 3% दी है, 2% दी है, तो आपको हमेशा जो आपका आंसर आएगा इसमें टी का मान जो भी आएगा ना, तो जो एक्चुअल मान आएगा इसको सॉल्व करने पर उससे छोटा, जस्ट छोटा वाला आपको आंसर लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो, समझ आया? इसके बाद अगर 7 से ऊपर आए, 7% से रेट का मान क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, मतलब 8% रेट दे दे, 9% रेट दे दे, 10% दे दे, 12%, 15% दे दे, तो फिर उस केस में जो भी टी का मान आ रहा होगा, उस केस में जो भी टी का मान निकल के आएगा तो उससे जस्ट उस मान से, उससे जस्ट बड़ा मान आंसर होगा, उससे जस्ट बड़ा मान आंसर होगा। अब ध्यान ये रखना है कि रेट का मान या तो 7 या 7 से कम। देखो यहां पर देखो रेट का मान यहां से आप देखोगे, यहां से आप देखोगे तो हम ये कह सकते हैं, मैंने आपसे कहा रेट अगर 6% मैंने ली थी तो मेरा आंसर इससे कितना आया है, इससे आया है मेरा क्या 12, कितना आया 12 साल आया। तो 12 साल से जस्ट छोटा आंसर क्या हो गया, ये वाला हो गया। समझ आया कि नहीं आया? मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। रेट अगर सपोज करिए 4% दिए, 4% रेट से कोई धनराशि कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हो जाएगी, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, किसको, मैंने 72 को डिवाइड कर दिया। तो मैंने 4 से डिवाइड किया, 18 चौके 72, तो यहाँ पर 18 आ रहा है। तो मैंने कहा अगर ये 4% 7% से छोटा है तो इससे जस्ट छोटा वाला ये वाला आंसर बन रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर रेट में 7% से ऊपर, मैंने 8% इस्तेमाल कर दिया, मैंने 8% इस्तेमाल कर दिया और मैंने कहा मुझे निकालना है कोई धनराशि कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर रेट है 8 और टाइम मुझे निकालना है और यहाँ पर कितना 72, तो टी का मान आप कहेंगे भाई 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है तो 8 जो है रेट वो किससे, 7 से बड़ा था, तो 9 से जस्ट बड़ा आंसर होगा। तो 9 से जस्ट बड़ा आप देख पा रहे हो क्या आंसर हो रहा है, 9.006 हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपको कंडीशन यूज कौन सी करनी है, ये इसी केस में। बाकी 114 और 144 वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं पूछता है और अभी तक क्वेश्चन ज्यादा बना नहीं है, लेकिन उससे बनेगा तो उससे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्लियर है? मतलब 7 या 7 से कम है रेट तो जो टी का मान आएगा वो उस मान से जस्ट छोटा होगा, और 7 से ऊपर अगर रेट आ रहा है, टी का जो मान आएगा एक्चुअल उससे जस्ट क्या होगा, बड़ा होगा। किस केस में आप इस चीज को अप्लाई कर लोगे, आपको लॉग आउट नहीं लगाना बिल्कुल भी। क्लियर है? चलिए तो बढ़े, आइए अब देखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन हमारा ये था, मैंने कहा कि रेट कितना दिया, रेट दिया 9%। तो 9% क्या, मुझे बताइए 9% रेट जो है 7 से बड़ा है, क्या है 7% से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल बड़ा है। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया, यहाँ पर वैल्यू रखे 9 8 72, टी का मान कितना है 8। तो मैंने कहा अगर रेट 7 से बड़ा है तो 8 से जस्ट बड़ा वाला आंसर होगा। तो आंसर क्या हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया, जस्ट बड़ा वाला। क्लियर है? समझ आया? चलो जल्दी से खत्म करना है, 5 मिनट के अंदर खत्म करना है, ठीक है? फटाफट नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। कितने वर्षों में 1300 रुपए की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी? तो मैंने कहा भाई 4% है तो आप क्या करेंगे, R इंटू टी बराबर कितना है 72। उसने कहा दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी के लिए मैं क्या करता हूं 4%, तो 4 इंटू टी बराबर कितना 72। तो मुझे बताइए यहां से कितना, 4 से कितना हो गया 18, 18 चौके 72। तो मैंने कहा कि जो रेट है ना, रेट है वो क्या है, कम है, किससे, 7% से। तो 18 से जस्ट छोटा वाला आंसर होगा। तो 18 से जस्ट छोटा ये नहीं है, जस्ट छोटा ये नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो क्या बचा, 17.67 ईयर्स हमारा आंसर होगा। क्लियर है, 17.67 हमारा आंसर होगा। हाँ बिल्कुल एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट है, पीएच वाला, इतना परसेंट से ऊपर जाना, इतना परसेंट से नीचे जाना, ठीक है, बन जाएगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, अभी क्लास है जीएस की, इसके बाद में एक दो सवाल और हैं। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। 125 रुपए निवेश किए जाते हैं, यदि यह धनराशि 19 साल में 375 हो जाती है। तो मैंने कहा भाई 125 से कितना हो गया 375, कितना हो गया बोलो 375 हो गया। ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। तो 25 या 75, 1 और ये 3, धनराशि कितनी गुना हो रही है, आप कहेंगे 3 गुना हो रही। जब ये 3 गुना हो रही तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, R इंटू टी बराबर 114 लिखा है मैंने 114। और यहाँ पर कितने साल में, 19 साल में। तो ब्याज की दर बतानी है, तो 19 साल, यहाँ पर 19 रख देता हूं, तो 19 बराबर यहाँ पर 114, ठीक है 114, 19 छक्के 114। तो हम कहेंगे भाई आर का मान कितना होगा, आर का मान होगा 6% हमें रेट लेनी पड़ेगी, 6% रेट हमें लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी, ठीक है, 3 गुना हो रहा है, 2 गुना वाला हमने कर लिया, ये 3 गुना वाला है। आप देख पा रहे हैं ना 125 375 हो रहा है, मतलब 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना के लिए क्या यूज करते हैं हम, R इंटू टी बराबर 114 बताया था। तो यहाँ पर टी का मान दिया है, R का मान पूछा है, टी का मान 19, 19 छक्के 114, तो R का मान कितना होगा 6% होगा। क्लियर है, बोलो बना पाओगे? मतलब 2 से 4 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को कर दोगे, नहीं तो फिर आप सोचते रहोगे हम कैसे सॉल्व करें और क्या करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 62, 400 रुपए निवेश किए जाते हैं, यदि यह धनराशि 9% वार्षिक रूप से संयोजित होकर 1600 रुपए हो जाती है। 1600 मतलब प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कितना था, 400 था। अमाउंट कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे भाई बन रहा है 1600। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, मतलब कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। जब ये 4 गुना हो गया तो उसने कहा ये कितने वर्षों में हो जाएगा, इस रेट से। तो आपको क्या यूज करना है, R इंटू टी बराबर कितना 144, 4 गुना करने के लिए कितना 144। तो हम ये कह सकते हैं 9 है, R का मान कितना 9 है, तो 9 इंटू टी बराबर कितना 144। तो वर्षों की संख्या आपको क्या लेनी है, 16 9 144। तो यहाँ पर क्या होगा, टी का मान 16 होगा, कितना होगा 16 होगा, ये आपका आंसर होगा। जो अप्रोक्सीमेशन करना है वो 72 वाले कॉन्सेप्ट बस करना है, इनमें आप डायरेक्ट टिक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यादातर वही पूछा जाता है डबल वाला, है ना, 3 गुना और 4 गुना बहुत कम आता है। तो ये सारे के सारे सवाल थे कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो आज के लिए नए थे और मैंने आज ही जो है ऐड किया और पूरा एनालिसिस करके आपको बताया। और अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिए, मंडे को जो क्लास होगी आपकी उसमें टाइम एंड वर्क हम स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आज जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। क्लियर है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।